यूक्रेन पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन का अलंबरदार है। उन्होंने मजीद कहा है कि बेगुनाहों का खून बहाकर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। एस जयशंकर बूचा कत्ले आम की मजम्मत की और कहा कि हिंदुस्तान इसके आजादाना जांच के मुतालबे की हिमायत करता है। We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. The happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. बोचा में हुई तबाही का जायजा लिया न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने। ग्राउंड जीरो पर मैं हूं, बूचा में। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं बूचा की, जहां आप देखिए किस तरह से ये तबाही का मंजर है और यूक्रेन की सेना ने यहां रूस की सेना को किस तरह से मात दी। आपको दिखाऊं, घर देखिए, घर तबाह हैं, बिल्डिंगें तबाह हैं और टैंक तबाह हैं। रूस के तमाम टैंकों को, गाड़ियों को, टैंकर्स को बर्बाद कर दिया यूक्रेन की सेना ने। और बूचा शहर के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूं। आप सोचिए, एक बार जरा समझिए कि इन पूरे इलाके में जो लोग रह रहे होंगे उस वक्त, उनके अंदर डर का, दहशत का क्या मंजर रहा होगा। लोगों के घरों के शीशे टूटे हुए हैं, घर के घर जमींदोज हो गए हैं। चारों तरफ आपको बिखरे हुए सामान, टूटी हुई गाड़ियां, जले हुए टैंक, जली हुई गाड़ियां ही आपको दिखाई देंगी। कैमरामैन कमलदेव जी जरा दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए एक बार किस तरह से बूचा शहर बर्बाद हुआ है रूस की सेनाओं के आक्रमण में। और रूस की सेना जब यहां से गई है, उसके बाद उस तबाही के, उस बर्बादी के निशान आपको यहां पर दिख रहे हैं। और देखिए, ये टैंक है, ये टैंक है जो रूस का टैंक है जिसको तबाह कर दिया था यूक्रेन की सेना ने। एक टैंक आपको यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा देखिए यहां पर है जो पूरी तरह से जल गया है। बूचा शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, जमींदोज कर दी गई हैं इमारतें। और यहां पर यूक्रेन की सेना अपने देश, अपने शहर की रक्षा करते हुए किस तरह से जो टैंक थे रूस के, उनको उन्होंने बर्बाद किया है, जमींदोज किया है। वो देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, जहां तक आपकी नजर जाएगी दोनों तरफ आपको तबाही का मंजर ही दिखेगा। आपको हर तरफ उस वक्त का अंदाजा लगाइए जब ये फाइट यहां चल रही होगी, किस तरह का डर, किस तरह की दहशत, किस तरह का खौफ लोगों के मन में होगा, लोगों के जहन में होगा। क्योंकि ये सबूत है, ये जो टूटे हुए टैंक हैं, बर्बाद हुए टैंक है, ये सबूत है कि इन गलियों में क्या मंजर रहा होगा कुछ दिन पहले तक। कुछ दिन पहले ही रूस की सेना यहां से गई है वापस। उसके बाद ये देखिए, एक और छोटा सा टैंक लग रहा है, बख्तरबंद जो गाड़ियां आई थी जिनमें रूसी सैनिक आए थे, एलिट फोर्स के जवान आए थे। यहां से कुछ ही दूर पर, यहां से कुछ ही दूर पर एक एयरपोर्ट था। उस एयरपोर्ट पर रूस ने अपने सैनिक उतारे थे और वो सैनिक यहां आकर के इस पूरे इलाके को उन्होंने एक तरह से बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग अपने घरों को भी लौट रहे हैं और अपने घरों की साफ सफाई भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक शख्स है जो अपने घर को, तबाह हुए घर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण होता है, तबाही के बाद सृजन भी होता है। और उसकी एक वानगी देखिए कि वो शख्स हैं, अपने घर लौट आए हैं और वो अपने घर आ करके अपने घर को साफ सुथरा कर रहे हैं। क्योंकि रूस की फोर्सेज यहाँ से जा चुकी हैं, उनका घर तबाह हो चुका है और तबाह घर में आकर एक बार फिर वो यहाँ पर अपना आशियाना बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिंदगी यहाँ वापस पटरी पर कब लौटेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन कोशिश ये है यूक्रेन की कि इस पूरे इलाके में लोगों को वापस लाया जाए। लेकिन रूस की सेना के जाने के बाद जो मंजर है वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। और आप अगर यकीन मानिए, आप यहाँ होते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, जिस तरह तबाही का आलम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कमल से अटैक करता है।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा में गैर मकामी मजदूरों पर हमला करने वालों की निशानदेही कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी ने कहा है कि शुपैया में पंडित पर हमले केस में भी कई सुराग मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और कई मकामात पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। 2 इंसिडेंट हुआ जिसमें और सर दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गाँव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो अब ये ज़्यादातर सॉफ्ट टारगेट जैसे हमने देखा मैक्सिमम में भी 2 सीआरपीएफ वालों को, तो बिल्कुल देखिए, आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश मोहम्मद एलईटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इससे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो सर अभी जो ग्राफ है टेररिस्ट का वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बिल्कुल, इस महीना में हम लोग सक्सेस मिल रहा है। आज इस महीना में अभी तक 3 टेररिस्ट मारे गए और 2-3 को अरेस्ट कर लिए हम लोग। इस टाइम से सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, सारे जितने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के मामले में एटीएस की तहकीकात जारी है। मुलजिम मुर्तजा को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया। मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच इस केस में एटीएस को जांच का दायरा भी वसी हो रहा है। एटीएस ने नोएडा, कानपुर और गोरखपुर पर कई मकामात पर छापे मारे हैं। एटीएस ने नोएडा से 3 जबकि कानपुर और गोरखपुर से 2 नौजवानों को गिरफ्त में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मस्जिद पर चढ़ने और नारेबाजी करने के इल्जाम में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शिनाख्त करने का अमल जारी है। गुज़श्ता दिनों ये वाक़या गहमर अथाओं में हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे ही उस घटना का वीडियो वायरल हुआ था तो पहले पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद में जब उसका पूरी जांच की गई तो पता चला कि गहमर का ही है और वीडियो सही है। इस पर हमने संपर्क किया जिस मस्जिद में, वहाँ से कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं हुआ, तो मैंने आदेश दिया इंस्पेक्टर को कि तुम स्वतः मुकदमा लिख दो। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वीडियो के आधार पर जो ये अराजक तत्व हैं उनकी हम पहचान करा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना लीडर संजय रावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पत्रा जाल अराजी घोटाले मामले में संजय रावत की करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली है। ईडी ने पीएमएलए की जांच में अलीबाग के 8 प्लाट और मुंबई के फ्लैट्स जो रावत के हैं उनको सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई के बाद संजय रावत समेत अपोजिशन के दीगर अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के रूबरू हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। दर दिन यहाँ गांधी जी की एक हत्या हो रही है ना, गांधी जी को भी वहाँ से हटा दिया, यहाँ लाकर बना, यहाँ से भी हटा देंगे, तो सत्य कहाँ रहेगा? देखो, जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। वो लोकतंत्र और हमारे फ्रीडम को खतरे में लाने वाला है। ये ठीक नहीं है। आप दिल्ली से आते हैं लोग, हमारे लोगों के घर में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना समझ। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। ये राजनीति से प्रेरित काम हो रहा है। सब देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहां वहां ईडी, सीबीआई, आईटी के हवाले से वहां की सरकारों को तंग करने का काम हो रहा है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मैं इन सभी को कहूंगी कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, हारती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप जो इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। Yeah, we are protesting here under the Rashtrapita Mahatma Gandhi ji statue
The reason is well known that non-BJP ruled states, today also it has appeared in the news media, it has been there for long, that be it Delhi, be it West Bengal, be it Maharashtra, be it Kerala, wherever non-BJP ruled states are there and ruling is done by some other political parties, this kind of use of unwarranted use of central agencies like ED, CBI, income tax against the political leaders of the parties, that is just unwarranted, unethical, and this is being seen by the people of the states. बीजेपी आज अपना 42वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। पीएम ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मुसलसल मजबूत कर रही है। पीएम से पहले पार्टी सदर जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कारकुनान से खिताब किया। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फेरोज शाह कोटला मैदान में एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया था। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वजूद में आने के बाद एक लंबा सियासी सफर तय किया है। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहे हैं। गुज़श्ता 16 दिनों में ये 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया। बढ़ती हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो दूध, सब्जी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ रहा है, दैट इज इन नॉट ए गुड कंडीशन ऑफ द कंट्री। सरकार को देखना चाहिए ताकि इसका ऊपर टैक्स वगैरह ना लगा के थोड़ा लोगों को राहत दे। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो आम जनता है उसको मतलब पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है
बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये। नहीं, पेट्रोल का डीजल बहुत दाम बढ़ रहा है। इस डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम पर आम आदमी का बहुत असर पड़ रहा है। किंतु टैक्स तो नहीं कम रहा है, लेकिन हमारा जो हम सरकारी नौकरी वाले आदमी है, लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दाम तो मतलब पहले जैसा होना चाहिए था, 100 जैसा 96 वैसा होने से हम लोगों के लिए अच्छा होता है। देखो पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, तो इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। मुंबई वासियों पर महंगाई की दोहरी मार का सामना है। आज से महानगर गैस लिमिटेड ने फी किलो सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए जबकि फी किलो पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद अब फी किलो सीएनजी 67 रुपए जबकि फी किलो पीएनजी 41 रुपए हो गया है। रियासती हुकूमत ने सीएनजी पर 13.5% वैट को कम किया था, जिसकी वजह से सीएनजी सस्ती हो गई थी। ताहम अब वैट को बढ़ा दिया गया, इसलिए आवाम के लिए सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई। वहीं दिल्ली में भी फी किलो सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को मरकजी हुकूमत की नाकामी और नाअहली से ताबीर किया है। नासिर हुसैन से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से मुझे बात करते हैं। सर, 80 पैसे करीब 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम अब तक बढ़ चुके हैं। सर, कांग्रेस का इस पर आप लोगों ने डिस्कशन की मांग की थी सदन के अंदर और सड़क के अंदर जो आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसका कोई असर तो नहीं दिख रहा है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही देश के लोगों को अलर्ट किया था। हम लोगों ने बोला था जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो ये पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाएंगे और इस सरकार को बहाने चाहिए। और जब यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं था, जब भी जो है ये पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा रहे थे लगातार। अब जब वॉर हो रहा है तो वॉर का बहाना लेके ये युद्ध का बहाना लेके ये लोग हर दिन 80 पैसे के रेट से जो है अब तक 10-12 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए हैं। चर्चा की मांग लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हम कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जो महंगाई जैसा एक बड़ा मुद्दा जो देश में है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के पेट पे लात पड़ रहा है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इस बात की चर्चा संसद में होना चाहिए। तो हम लोगों ने लगातार मांग की लोकसभा और राज्यसभा में कि चर्चा करवा दीजिए। कल इतना हंगामा हुआ, एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हुए और पूछे, रिक्वेस्ट किए, डिमांड किए, तो भी जो है चेयरमैन अलो नहीं कर रहे बात करने के लिए। अगर यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे बात नहीं हुई तो कहाँ बात होगी? तो पेट्रोलियम मंत्री तो ये दलील दे रहे हैं कि जो भारत में जो रेट बढ़े हैं वो सिर्फ 1/10 है और देशों की तुलना में यहाँ बहुत कम रेट बढ़ाए गए हैं। देखिए, आज भी पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रेट अगर पेट्रोल डीजल गैस के अगर कहीं सबसे ज्यादा रेट है तो भारत में है, वो हिंदुस्तान में है। वो अगल बगल के कंट्रियों से वो कंपेयर कर लें, सबसे ज्यादा इवन बांग्लादेश श्रीलंका जैसी कंट्री से भी ज्यादा हमारा रेट है। तो ये कहने का हम बार बार भाई आखिर ये गरीब और मध्यम वर्ग से जो पैसा ये जो लेते हैं, ये पैसा जो लूटते हैं, कहाँ जाता है पैसा? क्यों उनको जो है अब ताकत देने के बजाय, कोविड के बाद में उनको राहत देने के बजाय उनको क्यों मार पे मार उनके ऊपर कर रहे हैं? इसकी चर्चा बिल्कुल होना चाहिए। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भले ये किसी और चीज़ों पे, किसी और मुद्दों पे चुनाव जीत के आ गए, लेकिन महंगाई हम लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आ जाए। सर, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। उस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश के युवाओं को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। ये इन्होंने परिवारवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, रीजनल पार्टीज के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, गांधी नेहरू परिवार के नाम पे इन्होंने 2 चुनाव जीत लिए हैं। अब ये जो है ये भाषण और ये बहानेबाजी पुराने हो गए हैं और जो देश का इन्होंने सर्वनाश किया है, जो गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने बर्बाद करके इन्होंने रखा है अपने भाषणबाजी से। ठीक है, चुनाव तो जीत जाएंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे, हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली।
यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। पार्टी के ये कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पार्टी यूथ लीडर तेजेंद्र सिंह की क़यादत में एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि कोविड की वजह से पहले ही लोग मुसीबतों से दो चार हुए हैं और मौजूदा सरकार लोगों को राहत दिलाने के बजाय अशियाई जरूरियात की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए इक़दाम किए जाए। 5-5 किलो राशन बांटकर इन्होंने अपने आप को एक हीरो बनाया और उसी दूसरी तरफ गैस सिलेंडर को 1000 से ऊपर कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ऊपर कर दिए। बात करूं कोविड की, क्या 5 किलो राशन, मैं आप ही से पूछता हूं, आपका परिवार कितनी देर तक चलाएगा उस 5 किलो राशन को? अगर जब कोविड के बाद हमारा ये माहौल जब ठीक हुआ, क्या उनको 5 किलो राशन के बाद अचानक से इनकी कीमतों को बढ़ाना चाहिए था या कम करना चाहिए था? समझ नहीं आती कि जब 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए तब पेट्रोल के दाम कैसे सस्ते हो गए और उसके बाद अचानक से पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के